अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर के मुताबिक शरह सूद 7% पर बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह कम होकर 8.9% पर आ गई है। महंगाई अब भी ज्यादा है, जिसे कम करने की जरूरत है। बोले, करंट अकाउंट खसारा 10 साल की कम तरीन सतह पर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फैसला किया कि जो पॉलिसी रेट है उसको 7% पे बरकरार रखें। महंगाई की अभी रफ्तार देखें तो आप ये देखेंगे कि जो पॉलिसी रेट है वो महंगाई के रेट से कम है, जिससे इकोनॉमिस्ट कहते हैं नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन जो है, जो आज से 2 महीने पहले अप्रैल में तकरीबन 9.7% थी, उसमें कमी हुई है और जो जून का जो नंबर है वो 8.9% है। अभी भी इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसको और कम करने की जरूरत है। एक जो बड़ी कंसर्न थी करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये हमारा जो पिछले फिस्कल ईयर का $1.8 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि 0.6% ऑफ जीडीपी, ये 10 साल में सबसे कम इसकी सतह है। जनाब, स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। रजा बाकर ने बताया कि शरह सूद को 7% पर बरकरार रख रहे हैं। करंट अकाउंट खसारा 10 साल की कम तरीन सतह पर है। तरसीलात ज़र में 25% का इजाफा हुआ। एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है। जून में महंगाई की शरह 8.9% रही, लेकिन जून के आदाद शुमार के ऊपर अंदाजे लगाना कुछ मुनासिब नहीं, इस पर तबसरे करना कुछ ठीक नहीं। उन्होंने कहा, बहुत सारे वार्निंग साइंस थे जो वक्त के साथ साथ कम होते चले जा रहे हैं। पहले जो फैसले किए उन पर अमल दरामद फौरी किया, लेकिन अब जितने फैसले किए जाएंगे उनके ऊपर मरहलावार काम किया जाएगा। तो जो भी फैसले इंप्लीमेंट होंगे वो बड़े स्विफ्टली होंगे, उस तेजी के साथ नहीं होंगे कि उसका एक हैवी इम्पैक्ट आए और लोग उसको महसूस करें। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम रेड्डी ने स्टेट बैंक के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। समझता हूँ कि कारोबारी एक्टिविटीज जबरदस्त हो रही हैं, तो आगे भी कोई करंट अकाउंट का इशू दिख नहीं रहा। बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि बजट डेफिसिट में भी कमी आना शुरू हो गई है, रिजर्व आपके बढ़ना शुरू हो गए हैं, बिजनेस एक्टिविटीज आपकी होनी अच्छी जा रही है। और साथ में जो सबसे अच्छी बात है कि जो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जून का डेफिसिट, तो जून के डेफिसिट को हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें ऑन द होल हमारे नंबर्स देखने हैं। हमारे पूरे साल के जो अगले नंबर्स दिख रहे हैं वो हमें बहुत बेहतर दिख रहे हैं। इतनी ह्यूज किस्म की एक्सपेंशन होने के बावजूद भी हम समझते हैं इस साल भी करंट अकाउंट इशू नहीं होगा। करंट अकाउंट शायद सरप्लस नहीं होगा तो डेफिसिट पे भी नहीं जाएगा। बहरहाल इस वक्त $25 बिलियन से ऊपर आपके रिजर्व हो चुके हैं और ये रिजर्व को हम आगे भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं। मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ने राइट डिसीजन लिया है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज के लिए हर्डल्स क्रिएट होती है अगर इंटरेस्ट रेट ये बढ़ाते, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। इस ब्रीफिंग के अंदर खास तौर पर कोविड के मामले पर उठाए गए इक़दाम का भी जिक्र था। हम कोविड पर आपको अपडेट करते हैं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बढ़ गई, 26.2% हो गई। खतरे की घंटी बजी तो वजीर आला ने भी कह दिया, कोई भी गैर जरूरी घर से बाहर न निकले। उन्होंने आवाम से घरों तक महदूद रहने की अपील की। बिल्कुल, आईजी पुलिस और कमिश्नर को हिदायत की गई है कि कराची में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। सूरत हाल जुमे तक बरकरार रही तो मजीद इक़दाम भी किए जाएंगे। वैक्सीनेशन कराएं, मास्क पहने, क्योंकि कोरोना एक बार फिर पंजे गाड़ रहा है। मुस्बत केसेस की शरह में तेजी से इजाफा होने लगा। सिंध टास्क फोर्स इजलास में खतरनाक आदाद शुमार सामने आ गए। सेक्रेटरी सेहत ने बताया, कराची में इस वक्त 26.32% केसेस हैं। वजीर आला सिंध ने आईजी पुलिस और कमिश्नर को हिदायत की कि कराची में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी लगाएं। लेकिन कराची वाले हैं कि कोरोना को संजीदा लेने को तैयार ही नहीं। मास्क लगाते हैं, न ही समाजी फासले का ख्याल रखते हैं। ये तो गरीबों को मारने वाली बात है कि 6 बजे मार्केटें बंद कर दो। मार्केट 6 बजे के बाद कोरोना बाहर आ जाता है, उससे पहले अंदर रहता है। ये सारे रास्ते इन्होंने खोल दिए कि चलो भाई पैदा हो, अब गरीब आदमी को तो जीने नहीं दे रहे। दूसरी जानिब सिंध भर की तमाम सब्जी मंडियों में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। सिंध के वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का कहना है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मास्क के बगैर सब्जी मंडियों में दाखिले पर पाबंदी होगी। संजय साधवानी, समा, कराची।
कोरोना फैल रहा है, शहरी एहतियात से काम लें। शाम 6 बजे के बाद सिंध में मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। लोग गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। और जनाब वजीर आला सिंध ने ऐसी हिदायत तो की, लेकिन सवाल यह है कि कराची के शहरियों को ये बात इस बार भी समझ में आ रही है या नहीं। इसी के ऊपर अपडेट लेंगे। समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान से बात करेंगे। अहमद रहमान खान, एक के बाद एक कोरोना के इम्तिहान और दूसरी तरफ कराची के शहरी किसी बात को खातिर में नहीं लाते, इस बार क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, वैसे तो वज़ीर आला सिंध की जानिब से बड़ा साफ ऐलान किया गया है कि जी कोरोना की चौथी लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसके लिए 6 बजे जो है वो ना सिर्फ मार्केट बंद की जा रही है, बल्कि उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जी लोग गैर ज़रूरी 6 बजे के बाद जो है वो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन मेरे कैमरामैन कासिम अगर आपको दिखाएंगे मार्केट की सूरत हाल, तो मार्केट भी अभी 6 बजे ही बंद हुई है और उसके बाद लोगों ने यहाँ से बड़ी तादाद में निकलना शुरू किया है। अभी शहर की सड़कों पर बहुत ट्रैफिक है। इसका मतलब 6 बजे जो पाबंदी आयद की गई थी कि जी सब लोग घरों को पहुँच जाएं, तो ये अभी जो है वो लोगों ने जाना शुरू किया है। इसी तरह हम बात करेंगे, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, आप क्यों गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकले हुए और 6 बजे का आप ये समझते हैं ये पाबंदी दुरुस्त है? असल में मुझे बहुत ज़रूरी काम था, इसकी वजह से मुझे ऑफिस से सीधा भाग के आना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था 6 बजे बंद हो जाएगा। तो मेरे पास 15 मिनट का टाइम मिला मुझे शॉपिंग करने का। मसला ये है कि हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हैं गवर्नमेंट्स के लेवल पे, यानी कि अगर आप छूट देंगे तो इतनी छूट देंगे कि बरसियाँ भी हो रही होती हैं, पॉलिटिकल रैलीज भी हो रही होती हैं, तो लोगों को डाउट हो जाता है कि ये क्या चीज़ है कि आपके अपने जब फंक्शंस होते हैं तो उसमें तो कोई एहतियात नहीं बरती जाती, लेकिन जब आवाम के ऊपर बारी आती है या कारोबार की बारी आती है तो पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। तो क्या फेयर है? तो जी बिल्कुल, शहरी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी पाबंदियाँ लगाई जाएं तो मुकम्मल तौर पर लगाई जाएं, यानी कि जल्द से जुलूस भी ना हो और रैलियाँ भी ना निकलें। ये ना हो खाली के कारोबार जो है वो बंद किए जाएं और मार्केट पे भी जो है वो पाबंदी आयद की जाए। और ये जो शर्त लगाई जा रही है कि 6 बजे के बाहर ना निकलें, तो इसको काफ़ी शहरियों ने जो है वो सराहा भी है। काफ़ी शहरी कह भी रहे हैं कि ये एक अच्छा फैसला है, कम से कम कोरोना से बचाव जो है वो ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया अहमद। हुकूमत सख्त फैसले नहीं करना चाहती। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं कि बहुत से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सब कुछ बंद कर दें, लेकिन हम आवाम को आखिरी मौका देना चाहते हैं। कोई हुकूमत सख्त फैसले नहीं करना चाहती। हमें लॉकडाउन लगाकर खुशी नहीं होगी, लेकिन अगर इसी तरीके से सिचुएशन बढ़ती रही तो मैं समझता हूँ कोई भी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, सिचुएशन खतरनाक है। आप ये मास्क पहने, कोई भी वैक्सीन लगवाएं, बट वैक्सीन ज़रूरी लगवाएं। या तो आप लोग चाहते हैं कि हुकूमत ये बंदिश का फैसला करे कि सब कुछ बंद कर दिया जाए, और बहुत सारे डॉक्टर्स हमें कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि बंद कर दें, लेकिन हम एक लास्ट डिच एफर्ट अभी भी कर रहे हैं आप लोगों को कायल करने के लिए कि खुदारा हमारा साथ दीजिए। हार तस्लीम करने से इनकार, तफसीलात जानिए थोड़ी सी देर में। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख ने कहा, सूबे में गवर्नर राज नहीं लग रहा, अब सिंध में पीटीआई तब्दीली लाएगी। बोले कश्मीर इलेक्शन में सिंध का पैसा इस्तेमाल हुआ। उन्होंने मुराद अली शाह का नाम ईसीएल में डालने का मुतालिबा भी किया। कोई गैर आईनी तब्दीली सिंध में नहीं आ रही, कोई गवर्नर राज सिंध में नहीं लग रहा। 20 में गिलगित में तब्दीली आई, 2021 में कश्मीर में तब्दीली आई, अब जो रह गया वो सिर्फ सिंध रह गया। इंशाअल्लाह आई सिंध में भी तब्दीली आई। पीपल्स पार्टी की ये आखिरी हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी इसके बाद किस्सा पारी ना हो जाएगी। बहुत सारा पैसा जो कश्मीर इलेक्शन में गया वो सिंध की वैक्सीन का पैसा था, सिंध की किताब का पैसा था, सिंध की दवाई का पैसा था, सिंध की रोड का पैसा था, सिंध के रास्ते का पैसा था। 10-10 करोड़ रुपए इन्होंने वहाँ बांटे हैं। हराम का माल था यहाँ से जो लेकर गए थे। वज़ीर आला साहब जो यहाँ से अमेरिका का कह के जाते हैं, दरअसल वो कनाडा जाते हैं। ये अपनी जो छोड़ी नेशनलिटी उसकी बहाली के लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नाम ईसीएल में डाला जाए, ये भाग जाएगा, वापस नहीं है। अगर मुराद अली शाह अगला इलेक्शन यहाँ लड़े, उससे पहले ना भागे हो तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये मेरा चैलेंज है।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने नून लीग को शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा दे दिया। कहा, अजीब बात है, धांधली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म हाउस में हो रही है। कश्मीर के वज़ीर आज़म रो रो कर बता रहे हैं कि धांधली हुई, अपनी हुकूमत होने के बावजूद नताइज कबूल नहीं तो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना होगा। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो वज़ीर आज़म हाउस में कश्मीर का जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं वो रो रो के बता रहे हैं कि जी मैं चूँकि इलेक्शन हार गया हूँ तो धांधली हुई है। हुकूमत आपकी है, पुलिस आपके अंडर है, फिर भी आपको यकीन नहीं है और आप कह रहे हैं धांधली हुई है, तो फिर वाहिद हाल यही है कि टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी ये पहली हुकूमत है PTI की जहाँ पे हमने फ्री और फेयर इलेक्शंस को यकीनी बनाया है और अगर अपोजिशन समझती है कि इस निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है, हमने अपने 49 नुकात पे मबनी इस्लाहात रख दी हैं। आप अपनी लेके आ जाएं, हमारी कोई सहीफा तो नहीं है कि लाजमी तौर पे हम ही ठीक होंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में PTI ने तारीखी कामयाबी हासिल की। अब हुकूमत साजी का मरहला आ गया है, इसके लिए मुशावरत शुरू कर दी गई। वजारत उज़्मा के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद, अनवारुल हक, तनवीर इलियास और ख्वाजा फारूक के नामों पर गौर किया जा रहा है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और काबीना अरकान की नामजदगी पर भी मुशावरत की जा रही है। आज़ाद कश्मीर के नए सदर की नामजदगी के बारे में भी गौर किया जा रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की मुद्दत अगस्त के आखिरी हफ्ते में खत्म हो रही है। आगे जानिए, बड़े साहब की मुश्किलात में बड़ा इजाफा। सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने यकसा मौक़े फराहम नहीं किए। फिरदौस आशिकावान ने दावा कर दिया, इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग ने बकरा मंडी लगा रखी है, हमारे वोटर्स के शनाख्ती कार्ड खरीदे जा रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने अमली कदम न उठाया तो बदअमनी का खदशा है। इस इंतखाबी मुहिम के अंदर जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलनी चाहिए थी हमें एज अ गवर्नमेंट, वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड इलेक्शन कमीशन की तरफ से दस्तयाब नहीं हुई है। नून लीग ने कायदो ज़ाबत की धज्जियां उड़ाई, अभी तक इलेक्शन कमीशन कोई अमली कदम नहीं उठा सका। रात भर ब्रीफ केस बांटे गए। जो नून लीग ने यहाँ पे बकरा मंडी लगाई है, गुंडागर्दी करके ज़मीर खरीदने में मसरूफ़ अमल है। हमारे वोटर्स को धमका के, डरा के उनसे शनाख्ती कार्ड खरीद रही है नून लीग। अगर इलेक्शन कमीशन इसी तरह माना खेज खामोशी इख्तियार करके कोई अमली कदम उठाने से ग्रेज़ा रहा तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो हाथापाई, लड़ाई झगड़े इस इलेक्शन के अंदर बदअमनी को जन्म दे सकता है। किसी ने कोई धांधली नहीं की है, धांधली की है तो आपके बयानिए नहीं। अपनी हुकूमत और अपने इदारों को टारगेट पे लेना, ये वो आपका अमल था जो आपकी शिकस्त का बायस बना है। लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा रियासती इदारे बताएं किसके साथ है, रियासत पाकिस्तान के साथ है या फिर किसी एक जमात के साथ है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बड़ा सवाल कर दिया, कहा पाकिस्तान इस वक्त बहरानों में घिरा हुआ है। ऐसी सूरत में रियासती इदारे अगर अपनी गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रख सकते तो वो भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। के साथ ये बात पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी अर्ज करना चाहता हूं कि आप किसके साथ हैं? क्या आप रियासत पाकिस्तान के साथ हैं या आप किसी एक सियासी जमात के साथ? पाकिस्तान चारों तरफ से बहरानों के बीच में घिरा हुआ है और इस सूरत हाल के अंदर अगर रियासती इदारे अपनी गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रख सकते तो वो भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। नैब कोर्ट को केस का फैसला 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। अदालत ने फैसले में कहा कि खुर्शीद शाह को अस्पताल में तमाम सहूलतें मिल रही हैं, वो एक दिन भी जेल में नहीं रहे। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। खुर्शीद शाह सिंध में सियासी और आम कैदियों के साथ इम्तियाजी सलूक की बदतरीन मिसाल बन गए। खुर्शीद शाह का एक दिन भी जेल में न गुजारना हैरान कुन है। वक्त आ गया है
کہ احتساب کا شفاف نظام تشکیل دیا جائے جہاں بااثر افراد قومی وسائل کو نہ لوٹ سکیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے جعلی رہنما سید خورشید شاہ کی درخواست ضمانت پر فیصلے میں سندھ حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ 2 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس شمس الدین عباسی نے فیصلے میں لکھا، خورشید شاہ کا سب جیل میں رہنا ہمارے نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ سندھ حکومت نے NICVD سکھر کو سب جیل قرار دیا، انہیں اسپتال میں تمام سہولیات میسر ہیں۔ ہمارے نظام کی خرابی ہے، ایک قیدی جیل میں سڑتا رہتا ہے، دوسرا قیدی سیاسی اثر کی وجہ سے تمام سہولتیں حاصل کرتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے خورشید شاہ کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو 6 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر 12 جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر خصوصی بینچ نے ازسر نو سماعت کی۔ عرفان الحق، سما، کراچی۔ آصف علی زرداری کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ نیب نے پارک لین کو زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے کیس میں سابق چیئرمین CDA فرخند اقبال کو گرفتار کر لیا۔ احتساب عدالت نے 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں بڑے صاحب کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق احمد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ۔ کیسز میں بھی ایک زرداری سب پر بھاری۔ پارک لینڈ کمپنی کو زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کیس میں بھی سابق صدر کے گرد نیب کا گھیرا تنگ۔ نیب راولپنڈی نے سابق چیئرمین CDA فرخند اقبال کو دھر لیا۔ فرخند اقبال پر 2012 میں آصف زرداری کی کمپنی کو 118 کنال اراضی غیر قانونی طور پر الاٹ کرنے کا الزام ہے۔ نیب کے مطابق فرخند اقبال نے الاٹمنٹ کی منظوری دینے کے بعد فائل سے منظوری دینے کا صفحہ ہی غائب کر دیا تاکہ پکڑے نہ جائیں۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں آصف زرداری کی مبینہ فرنٹ مین مشتاق احمد کی مسلسل عدم حاضری پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ بیرون ملک روپوش ایوان صدر کے سابق اسٹینوگرافر مشتاق احمد پر منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشنز میں سابق صدر کی معاونت کا الزام ہے۔ نیو یارک پراپرٹی کیس میں آصف زرداری نے درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران بدھ کو پیشی سے استثنا مانگ لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر، موقف اپنایا۔ پہلے 29 جون کو اسلام آباد میں پیشی بھگتنے کے بعد سینے اور جبڑے میں درد کے ساتھ سانس کی تکلیف بھی ہوئی۔ ڈاکٹروں نے آرام کا کہا ہے، لہذا استثنا دیا جائے۔ پولیس نے MPA نذیر چوہان کو گرفتار کر لیا۔ مقامی عدالت نے نذیر چوہان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 1 لاکھ کے مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دے دیا۔ جمع نہ کرانے پر ملزم کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ ارشد علی رپورٹ کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کے MPA نذیر چوہان کی گرفتاری، شہزاد اکبر کی مدعیت میں درج مقدمے پر پولیس کا ایکشن۔ PTI کے MPA کو جوہر ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا۔ بعد میں نذیر چوہان کو کینٹ کچہری لایا گیا۔ عدالت نے ان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ نذیر چوہان کے خلاف لگائی گئی دفعات قابل ضمانت ہیں۔ اگر وہ 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرائیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ ضمانتی مچلکے جمع نہ کرانے پر 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا جائے۔ بعد ازاں ملزم کے میڈیکل معائنے کے بعد انہیں جیل منتقل کر دیا گیا۔ نذیر چوہان کے خلاف وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر کی مدعیت میں تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج ہے، جس میں الزام ہے کہ نذیر چوہان نے مذہبی حوالے سے ایسے بیانات دیے جس سے شہزاد اکبر کی جان کو خطرات لاحق ہوئے۔ کیمرامین ندیم قاسم اور رپورٹر جہانگیر خان کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں نور مقدم قتل کیس کی، جس میں اعانت جرم کے 4 ملزمان 10 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیے گئے ہیں۔ قتل کے 1 ہفتے بعد پولیس مرکزی ملزم ظاہر جعفر سے موبائل فون برآمد کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ جان بچانے کے لیے نور مقدم کی کوششوں کی CCTV فوٹیج بھی پولیس کو مل گئی ہے۔ اسلام آباد سے نور الامین دانش کی رپورٹ دیکھیے۔ نور مقدم قتل کیس، اعانت جرم کے 4 ملزمان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیش۔ عدالت نے مرکزی ملزم کے والدین اور دونوں ملازمین کو 10 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ مقدمے کا مکمل ریکارڈ 9 اگست کو طلب۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست ضمانت پر عدالت نے پولیس اور مقتولہ کے والد کو 30 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ ضمانت پر رہائی سے متعلق فیصلہ بھی اسی روز سنایا جائے گا۔
मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर का तीसरा रिमांड खत्म होने से एक रोज पहले पुलिस मोबाइल फोन बरामद करने में कामयाब। अलबत्ता दफा 164 का बयान रिकॉर्ड न किया जा सका। पुलिस के मुताबिक नूर मुकद्दम की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई, जिसमें नूर मुकद्दम की बेबसी और मुल्जिम की सफाकी वाज़ेह है, जबकि गार्ड सब कुछ होते हुए खामोशी से देखता रहा। पुलिस हुकाम के मुताबिक रिहेबिलिटेशन टीम मुल्जिम के घर काफी ताखीर से पहुंची और मुल्जिम जाहिर जाफर इससे पहले ही नूर को कत्ल कर चुका था। कराची का इलाका नाजिमाबाद, यहाँ पापोश नगर में बिल्डर माफिया और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई, आमने सामने ये आ गए। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ हैं। मोहम्मद अली हफीज, सारा मामला क्या हुआ? जी बिल्कुल, SBC की टीम जो है पुलिस के हमरा नाजिमाबाद पापोश में जो है पहुंची थी गैर कानूनी तामीर के खिलाफ कार्रवाई के लिए। तो बिल्डर माफिया काइंदे जो है वो सामने आ गए। पुलिस एहलकार और जो बिल्डर माफिया काइंदे उनके दरमियान जो है झगड़ा हुआ, तलकलामी हुई। जो ऑपरेशन होना था वो इस तमाम सूरत हाल के सबब जो है वो नहीं हो सका। जो हमारी मकीनों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि पहले जो है SBC हुकाम जो है खुद रिश्वत लेके गैर कानूनी तामीर करवाते हैं और जब शिकायतें बढ़ती हैं तो दिखावे के लिए जो है एक्शन करने के लिए आते हैं। इससे पहले ये एक एक्शन हो रहा था, लेकिन बिल्डर माफिया काइंदे वो पहले पता चल गया और वो सामने आ गया SBC हमले के सामने और पुलिस के सामने। आपको फुटेज में मनाली दिख सकते हैं किस तरह जो है धक्के दिए जा रहे हैं। पुलिस भी मौजूद थी लेकिन SBC की टीम जो है ऑपरेशन के बगैर यहाँ से चले गई है। सवाल ये निशान है कि कराची के इलाका नाजिमाबाद पापोश में जो है गैर कानूनी तामीरात की मांग है। SBC हुकाम सरपरस्ती कर रहे हैं, इलाके में शिकायत करके थक गए, लेकिन बिल्डर माफिया जो है उसको कोई लगाम डालने के लिए तैयार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, आपने सिलसिले में अपडेट किया मोहम्मद अली हफीज। और अब ये खबर कि कमिश्नर साहब का कुत्ता गायब हो गया। गुजरांवाला के कमिश्नर जुल्फिकार घुमन के कहने पर जिले इंतजामिया ऐसी हरकत में आई कि 2 रिक्शे किराए पर ले लिए गए। जी बिल्कुल, और इसके अलावा 2 घंटे तक सिविल लाइन, सैटेलाइट टाउन, DC रोड, इन मकामात पर ऐलानात होते रहे। पहले आपको दिखाते हैं ढूंढा कैसे गया इस कुत्ते को और फिर बात करेंगे इसी पर मजीद। मोहतरम जनाब कमिश्नर साहब गुजरांवाला का पालतू कुत्ता जिसकी नस्ल जर्मन शेफर्ड है जो कि गुम हो गया है। अगर हमारी कार्रवाई के दौरान किसी से वो कुत्ता बरामद हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन खालिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे रिपोर्टर, उनसे मजीद बात करते हैं। मोहसिन, बड़े साहब का क्या कहना है इस बारे में, और क्या कोई इंसान गुम हो जाए तो भी इसी तरह उसे तलाश करते हैं, इसी तरह ऐलानात होते हैं यहाँ? जी बिल्कुल, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है पुलिस पे, कारपोरेशन अमले पे। सरकारी जो अफसरान है, जो अमला है वो सड़कों पे मारा मारा फिर रहा है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि शायद किसी गैंगस्टर की तलाश है, बल्कि कमिश्नर साहब का कुत्ता जो है वो चोरी हो गया है। ये जर्मन शेफर्ड नस्ल का पालतू कुत्ता था जिसकी कीमत जो है 4 से 5 लाख है। और आज सुबह कमिश्नर हाउस, जो कि मेरे रकम में आप देख सकते हैं, कमिश्नर हाउस से ये कुत्ता जो है सुबह अचानक से गायब हो गया है, जिसके बाद से इसकी तलाश का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। 2 रिक्शे जो है वो किराए पे लिए गए हैं, उन पे स्पीकर नस्ब करवाए गए हैं। उसके बाद जो है उसके बाकायदा तौर पे ऐलानात करवाए जाते रहे हैं। 2 से 3 घंटे तक मुसलसल रिक्शों में से जो है ऐलानात करवाए गए कि कुत्ता कमिश्नर साहब का गुम हो गया है, जिस किसी को मिले वो कमिश्नर हाउस पहुंचाए। और बाकायदा तौर पे शहरियों को तनबीह भी की जाती रही है कि अगर किसी ने खुद से कुत्ता वापस ना किया और हमने कुत्ता ढूंढ लिया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि रोजाना गुजरांवाला डिवीजन में कम से 15 से 20 दरखास्तें जो हैं वो होती होंगी, जो लोग लापता होते हैं उनके बारे में, जबकि बच्चे जो हैं उनकी गुमशुदगी की तकरीबन यही पूछना था मोहसिन खालिद, यही पूछना था आपसे। ये इंसान के गुमने पर ऐसे ऐलानात होते हैं, ऐसा तो नहीं होता यहाँ। दूसरा अब ये भी है कि जिन लोगों की खिदमत ली गई उनका क्या बना? बिल्कुल मोहसिन, ये बताएं कि रिक्शे वालों से आपकी कोई बात हुई है या फिर पुलिस वाले या खुद कमिश्नर साहब इस बारे में क्या कहते हैं? कोई आपकी उनसे बात हुई है? जी बिल्कुल, हमने बात की है, कमिश्नर से तो बात करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो सकी, लेकिन उनके पीए हैं नदीम भट्ट, उनसे हमारी बात हुई है। तो उनका ये कहना था कि कुत्ता बिल्कुल जो है वो लापता हुआ है और रिक्शों में ऐलानात भी करवाए जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कुत्ता नहीं मिला। कुत्ता जो है बड़ा लाडला था कमिश्नर साहब का, जिसकी वजह से जो है उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 1 दिन के अंदर अंदर उनको कुत्ता जो है वापस चाहिए। जबकि जो रिक्शे वाले हैं उनको अब इस ड्यूटी से जो है वो खत्म कर दी गई है, उनकी ड्यूटी जब से समा ने खबर नशर की है। तो उसके बाद कमिश्नर साहब के ने ही हुक्म दिया है कि ऐलानात का सिलसिला जो है वो बंद किया जाए और रिक्शे वालों को वापस जो है वो रवाना कर दिया गया है। लेकिन हमने बार बार कोशिश की कि कमिश्नर साहब से पूछा जाए उनके कुत्ते के बारे में। ये बताइएगा, रिक्शे वालों से काफी घंटे तक खिदमत हासिल की गई, पैसे वैसे दिए गए इनको या फिर ऐसे ही रवाना कर दिया गया है?
جی بالکل، فی کس جو رکشے والا ہے اس کو 1500 روپے ادا کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اعلان کرنے والا بندہ تھا وہ خود جو ہے وہ کمشنر آفس کا ملازم تھا، وہ اعلانات جو ہے وہ کرتا رہا، اور وہ 1500 روپے جو رکشے والے ہیں ان کو دے کے ان کو واپس روانہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم لوگ جو ہیں یہاں پہ وہ خاصی باتیں کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ روزانہ اتنے بچے لاپتہ ہوتے ہیں، لوگ اغوا ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ملزمان کی تلاش جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، لیکن کبھی اعلانات نہیں کروائے گئے، اور آج ایک کتا گم ہونے پہ جو ہے پورے شہر پہ جو ہے اعلانات جو ہے کروائے جا رہے ہیں۔ ڈی سی روڈ ہو، سیول لائن ہو، سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ ہو، پاپولر نرسری ہو، گوندا والا اڈا ہو، ہر طرف جو ہے وہ رکشے پھرتے رہے، اعلانات کرتے رہے کہ کمشنر صاحب کا کتا جو ہے وہ جس کسی کو ملے وہ کمشنر ہاؤس پہنچا دے۔ جی ٹھیک ہے محسن، آپ تو ہمیں اس بارے میں بتا رہے تھے، یہ کمشنر صاحب کا پالتو کتا، پیارا کتا گم ہوا، سب کے سب اتنے ایکٹیو ہو گئے، یہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں ہوئے، کمشنر صاحب کے کتے کے لیے اس قدر واویلا انہوں نے مچایا۔ جہاں انسان گم ہو جاتے ہیں وہاں یہ متحرک نہیں ہوتے، اغوا کاروں کو وارننگ نہیں دیتے کہ ہمارے ایکشن کے بعد میں پھر رونا نہیں، ہم آپ کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ایک کتے کے لیے اتنے متحرک ہو گئے۔ عام شہری اس بات کو کیسے دیکھتا ہے؟ انتظامیہ اس کی نظر میں کہاں کھڑی ہے؟ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ سرکاری لیول پہ کتوں کو زیادہ فوقیت دی جا رہی ہے، لیکن انسانیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کوئی بندہ مغوا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ لوگ یہی کرتے رہتے ہیں، آپ ادھر جائیں، انسان کے لیے کوئی قدر نہیں ہے، کتوں ڈھونڈ رہے ہیں بس اس لیے کہ کمشنر کا کتا ہے۔ اگر بندہ گوا ہو جائے اس وقت تو کوئی نہیں حرکت میں آتی انتظامیہ اتنی، جتنا ایک کتا چوری ہونے میں ہو گئی ہے۔ تو جناب امیر شہر کہ کتے جو ہیں وہ بھی راج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو، تو یہ محاورہ، یہ شعر جو ہے یہاں پر سچ ہوتا دکھائی دیا۔ محسن، آپ کے تفصیلات کے لیے بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، راولپنڈی میں بھیک مانگنے والی خاتون اور اس کے شیرخوار بچے کے قتل میں ملوث ملزم واجد علی کو 3 روز کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ سارے معاملے پر رپورٹ کر رہے ہیں صداقت علی۔ اور اب بات کرتے ہیں 2018 کی ایک خبر کی۔ ہم سما ٹی وی کی اس خبر سے دستبردار ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سما ٹی وی کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر سید عالم شاہ پر جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے۔ 22 نومبر 2018 کو جب پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار برطانیہ کے دورے پر تھے اور پاکستان میں دریائے سندھ کے اوپر ڈیمز کی تعمیر کے مقصد سے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے رائل نواب ہوٹل میں ایک منعقدہ پروگرام میں ڈنر پر تقریر کر رہے تھے، اس موقع پر ڈاکٹر سید عالم شاہ اس وقت ڈیمز کی تعمیر کے خلاف اسی ہوٹل کے باہر ایک مظاہرے میں شریک تھے۔ اس وقت ڈاکٹر شاہ کی فوٹیج کو سما ٹی وی کی خبر میں نشر کیا گیا تھا اور ویسی ہی ایک اور فوٹیج جو کہ ڈاکٹر شاہ کی اپریل 2018 میں برطانوی پارلیمان کے سامنے ایک مظاہرے میں شرکت کی ویڈیو کو بھی اس خبر کے ساتھ جوڑ کر نشر کیا گیا۔ اس نشر کی ہوئی خبر میں ڈاکٹر شاہ پر الزام لگایا گیا تھا کہ ڈاکٹر شاہ ہندوستانی ورثے سے تعلق رکھنے والے ایک ہندوستانی شہری ہیں۔ مزید یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ ہندوستانی حکومت کی ایما پر بحیثیت کرائے کے لوگ بن کر مظاہرہ کر رہے تھے۔ اب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تمام الزامات جھوٹے تھے۔ ڈاکٹر سید عالم شاہ ایک پاکستانی شہری ہے اور وہ ہندوستانی شہری نہیں ہے، اور ڈاکٹر شاہ کو ہندوستانی حکومت کی طرف سے ان مظاہروں میں شرکت کرنے پر نہ تو کوئی پیسے ادا کیے گئے تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی اداکاری کی تھی۔ ہم ڈاکٹر سید عالم شاہ سے ان کے متعلق جھوٹی معلومات کو نشر کرنے پر معذرت خواہ ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا دورہ پاکستان، دفتر خارجہ میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر بات ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، امید ہے پاکستان پر عائد ویزا پابندیاں جلد ختم کر دی جائیں گی۔ اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان کا ایک روزہ دورہ پاکستان، معزز مہمان وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ پہنچے، جہاں شاہ محمود قریشی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ وزارت خارجہ میں دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ What we focused on basically was how we can improve our economic linkages, our flagship project called CPEC, the concept and the opportunities for Saudi investors to come and invest in the special economic zones. مذاکرات میں سعودی عرب کی جانب سے پاکستانیوں پر عائد ویزا پابندیوں اور کورونا کے باعث سفری پابندیوں کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ We talked of course about the challenges that COVID-19 has imposed on all of us. Pakistan has done exceptionally well in facing the pandemic, but
Nonetheless, it has imposed challenges, travel restrictions, all of these. We are working to lighten those challenges on all of us. वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फैटफ और मसले कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत करने पर सऊदी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। सऊदी वजीर खारजा और वजीर आज़म इमरान खान सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात करेंगे। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। मजलूम कश्मीरियों के हाथों शिकस्त खाती 9 लाख फौज का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय सदर का दौरा मकबूजा कश्मीर। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एहतजाज किया, बता दिया कि अब कोई हथकंडा, कोई जतन भारत के काम नहीं आएगा, कश्मीरी शहदा का खून रंग लाएगा। आदिल तनौली रिपोर्ट कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में गासिब भारत के सदर रामनाथ का दौरा, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत कश्मीरी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा, आजादी के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन ने रामनाथ के दौरे को 9 लाख फौजियों की शिकस्त पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया। सदर हिंद 2 मकासद वो हासिल करना चाहते हैं। एक तो वो आलमी बरादरी को ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर के हालात पुरअमन है। एहतजाज में आलमी ज़मीर को भी झंझोड़ा गया। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि कश्मीरियों को उनका जायज हक के खुद इरादत मिलने तक पाकिस्तान मजलूमों के साथ खड़ा रहेगा। और अब ये खबर कि कोरोना के बायस चीन को पाकिस्तानी चावल और मछली की बरामद बंद होने का इंकशाफ हुआ है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कायमा कमेटी तिजारत को बताया कि पाकिस्तानी चावल की बोरियों में कोरोना वायरस पाया गया है। शकील अहमद की रिपोर्ट। पहुंचने पर चीन के हुकाम बेचैन। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने सेनेट की कायमा कमेटी तिजारत के इजलास में तस्दीक की कि पाकिस्तानी चावल की बोरियों के पैंदे में कोरोना वायरस पाया गया, जिससे चीन के मुतलका हुकाम डर गए। यूं पाकिस्तान से चावल की दरामद बंद कर दी गई। वजारत तिजारत के हुकाम ने मजीद बताया कि चावल की बोरी के पैंदे के बाहर मुर्दा वायरस था। चीन को मछली बरामद करने वाली 6 कंपनियों की पैकिंग में भी कोरोना वायरस पाया गया। चीन ने 6 कंपनियों से कोरोना वायरस की मौजूदगी के बायस उनकी दरामद बंद कर दी। मछलियों की पैकिंग के बाहर कोरोना के जिंदा वायरस की मौजूदगी पाई गई। स्ट्रेटेजिक तिजारती पॉलिसी फ्रेमवर्क पर ब्रीफिंग के दौरान इजलास को बताया गया कि जनवरी 2022 में पाकिस्तान मोबाइल फोन्स की बरामदात शुरू कर देगा। चीनी कंपनी के तैयार करदा मोबाइल फोन बरामद किए जाएंगे। चीनी कंपनी कराची में फैक्ट्री लगा रही है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। बोलो लाहौर में आपको बताएं, न्यू ग्रीन टाउन का रिहायशी इलाका तबाहाली का शिकार है। सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है। वहाँ के रिहायशी अंसर जमील हुक्काम बाला से दादरसी की अपील कर रहे हैं। मेरा नाम अंसर जमील है, मैं न्यू ग्रीन टाउन लाहौर का रिहायशी हूँ। आइए दिखाते हैं हमारे इलाके के क्या हालात हैं। लाहौर का एक ऐसा इलाका जो आपने शायद इससे पहले ना देखा हो, जहाँ पे ना कोई सड़क है, ना सीवरेज है, ना पानी है सरकारी, ना बिजली है। यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं कि यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। यहाँ पे सड़कों का हालात देख लें, सड़कें यहाँ पे है ही नहीं। पानी इतना जमा हो जाता है बारिशों में। अभी तो हम दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह यहाँ पे बारिश ना हो। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, हमें कोई पूछने वाला नहीं। कूड़ा करकट, गलियों के हालात, पैदल गुजरना भी इतना मुश्किल है। इंसान का यहाँ से जानवर भी नहीं गुजर सकता। मेरी हुकूमत से दर्दमंदाना अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, खुदारा हमारे पे रहम करे, हमारे हाल पे रहम करे। हम भी कुछ थोड़ा बहुत इंसानों में आ जाएं। हमारे हालात तो आपने देख लिए हैं। मॉनसून बारिशों और पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से मुल्की आबी ज़खायर भरने लगे हैं। इरसा हुकाम के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आबी ज़खायर में 20 लाख एकड़ फीट इजाफा हुआ है। सूबों को ज़रूरत से ज़ायद पानी फराहम किया जा रहा है। पन बिजली की पैदावार भी बढ़ गई है। वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कई माह से जारी पानी की किल्लत का मसला मॉनसून ने हल कर दिया। बारिशों के साथ साथ ग्लेशियर्स पिघलने में तेजी आई तो सूखते हुए आबी ज़खायर भी तेजी से भरने लगे। एक हफ्ते के दौरान 20 लाख एकड़ फीट का इजाफा रिकॉर्ड। इरसा हुकाम के मुताबिक 20 से 27 जुलाई के दौरान यौमिया औसतन 3 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा हो रहा है। 7 रोज में मजमूई आबी ज़खायर 46 लाख से बढ़कर 66 लाख एकड़ फीट हो गए। सूबों को दरपेश पानी की किल्लत भी खत्म हो गई।
ورثہ کا کہنا ہے کہ سندھ اور پنجاب کو ضرورت سے 13% زائد پانی مل رہا ہے. پنجاب کو 1,30,000 کیوسک جبکہ سندھ کو 1,07,000 کیوسک پانی فراہم کیا جا رہا ہے. پانی کی آمد اور اخراج میں اضافے سے ملک میں پن بجلی کی پیداوار بھی بڑھ گئی. پاور ڈویژن حکام کے مطابق پن بجلی کی پیداوار 7,550 میگا واٹ تک پہنچ گئی. تربیلا ڈیم سے 4400، نیلم جہلم سے 969، غازی بروتھا سے 1150 جبکہ منگلا ڈیم سے 250 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے. وہاب کامران، سما، اسلام آباد. شاہی قلعہ اور شالامار باغ کو خطرے سے دوچار عالمی ورثے کی فہرست سے ہٹا دیا گیا. کتنی کوششیں اس کے پیچھے ہوئیں، شاہین مشال اسی پر رپورٹ کر رہی ہے. شالامار باغ کے بازو میں اورنج لائن ٹرین کی پٹری بچھی تو درختوں میں گھرے باغ کا حسن خطرے میں پڑ گیا. یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج نے باغ اور اس سے کئی کلومیٹر دور بلند و بالا مضبوط شاہی قلعے کو بھی خطرے سے دوچار عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کر دیا. اس صورتحال پر محکمہ سیاحت اور محکمہ آثار قدیمہ متحرک ہوئے اور 4 سال بعد ان کی کوششیں رنگ لے آئی. اب دونوں مقامات کو اس لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. WCLA لاہور فورٹ کو ایک سیپریٹ انٹیٹی کے طور پر ٹریٹ کریں کیونکہ کافی فاصلہ ہے. سمتھنگ گوز رانگ ان دا ایریا آف شالیمار گارڈن تو وہ ہیریٹیج اگر انڈینجر میں جاتی تو فورس کو بخود چلا جاتا ہے. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ جی اور جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی جب ٹرین چلے گی تو اس کے ساتھ اس کی وائبریشنز ہوتی ہیں اور سیکنڈلی اس ہیریٹیج مونومنٹ کے بالکل ساتھ جوڑ دیا جس کا مطلب ہے کہ ایک مونومنٹ کی جگہ آپ کو برج نظر آ رہا ہوگا. تو جو کہ گورنمنٹ نے اس کو اس کا سوئنگ دے دیا تھا، تھوڑا سا ہٹا دیا اس سے. الٹیمیٹلی ٹک 3 years for us to convince the UNESCO governing body. So alhamdulillah we got the status back. باغ اور قلعے میں آنے والے سیاح بھی خوش ہیں کہ اس انمول ورثے کو بچا لیا گیا. ہسٹوریکل پلیسز کو تو سیف رکھنا چاہیے. یہ لوگ ان کو دور دور سے آتے ہیں دیکھنے، جیسے میں اٹلی سے آئی ہوں دیکھنے کے لیے اس پلیس کو. ہم گھومنے میں ہمیں بہت مزہ آیا، انجوائے بہت کیا. پاکستان سفارتی سطح پر حمایت کے لیے دوست ممالک چین، سعودی عرب اور مصر کا بھی شکر گزار ہے. تاریخی ورثے صرف سیاحت کے ہی نہیں، ہماری ثقافت کے بھی امین ہیں. اداروں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی خیال رکھنا ہوگا کہ یہ انمول اور قدیم ورثہ کہیں صفحہ ہستی سے مٹ کر کتابوں تک ہی محدود نہ رہ جائے. کیمرامین محسن اقبال کے ساتھ شاہین مشال، سما، لاہور. کیا پاکستان کھیلوں میں برمودا سے بھی پیچھے چلا گیا؟ ٹوکیو اولمپکس میں برمودا کی فلورا نے گولڈ میڈل جیت لیا. ماہور شہزاد اور حسیب طارق سمیت پاکستان کے 10 میں 4 ایتھلیٹس بغیر میڈل جیتے ہی باہر ہو گئے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.